क्या हमें इस साल का बेस्ट मिड रेंज गेमिंग फोन मिल गया है? मेरे पास है आज iQOO Neo 10R जिसकी कीमत करीबन 30,000 रुपए के अंदर कहीं होने वाली है, लेकिन इस फोन को मैं लगभग एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आज मैं आपको बता सकता हूं कि इस फोन में मुझे क्या चीजें अच्छी लगी हैं, क्या चीजें बुरी लगी हैं और क्या आपको इस फोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप यहां तक आ चुके हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो iQOO Neo 10R जो है ना, इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो फोन आया था वो था iQOO Neo 9 Pro, जिसकी वजह से मैं इसे डायरेक्टली उससे कंपेयर नहीं कर सकता। इस फोन में पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो है इसका डिजाइन। अब ये फोन काफी लाइट वेट है, काफी स्लिम है और आपको बता दूं कि इसके अंदर 6400 mAh की बैटरी है। बावजूद उसके काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर इस फोन ने अटेन किया है। ब्रांड जो है इस फोन को सेगमेंट का स्लिमेस्ट फोन बोल रहा है, लेकिन शायद से मैं इस क्लेम को एक्सेप्ट ना करूं, क्योंकि Realme P3 Ultra के रूमर्स भी आ रहे हैं और जहां तक मैंने इमेजेस वगैरह देखी है मुझे वो फोन भी काफी ज्यादा स्लिम लगा है। बात करते हैं अगली चीज की, वो है डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 10 बिट का पैनल है और साथ ही में ब्रांड का कहना है कि ये 4500 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस अचीव कर सकती है। एंड मेरे यूसेज में इसने डे लाइट में अच्छी खासी जो है ब्राइटनेस ऑफर करी है। एंड बात करें कंटेंट की, तो यहाँ पर आपको HDR सर्टिफिकेशन मिल जाता है नेटफ्लिक्स पर और कुछ बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पर, तो आपको कंटेंट देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मगर जो स्पीकर है उसको मैं एवरेज कहूंगा। ये फोन रन करता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 पर और यहाँ पर अगर स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो वहां पर एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको मिलती है UFS 3.1 स्टोरेज, बट अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको मिलती है UFS 4.1 स्टोरेज, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में आपको फर्क देखने को मिल सकता है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट है और यहाँ पर अगर एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोन करीबन 14 लाख से ऊपर का एंड्रॉइड स्कोर अचीव कर लेता है और बाकी स्कोर्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। इस फोन में एक बड़े साइज का वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है, जिसकी वजह से फोन थर्मल्स को काफी अच्छे से मैनेज कर पाता है। अब मैं इसे लास्ट ईयर वाले iQOO Neo 9 Pro से अगर कंपेयर करूं तो वो फेयर नहीं होगा, बट अगर इसे स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह कंपेयर करें तो ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर पाता है। चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, ये फोन इजीली हैंडल कर सकता है। अब अगर गेमिंग की बात करें तो ये फोन स्टेबल 90 FPS ऑफर कर पाता है BGMI जैसे कुछ गेम्स पर। मैंने ज्यादा जो उस पर गेम प्ले किया वो HDR पर है और वहां पर भी फोन ने बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज जो है नहीं दिखाए। बहुत इजीली ये थर्मल्स को कंट्रोल कर पाता है। मैंने इस पर GTA San Andreas जैसे कुछ गेम्स भी खेले और सब कुछ हाई रेजोल्यूशन में खेला है, बट बावजूद उसके फोन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करी है। इस फोन में आपको अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप मोशन कंट्रोल्स ऑन कर सकते हैं, 4D वाइब्रेशंस ऑन कर सकते हैं और कुछ और एनहांसमेंट्स हैं जिनको इनेबल कर सकते हैं। तो इस फोन में आपको AI टूल्स जैसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि AI इरेजर आपको इसकी गैलरी आपके अंदर मिल जाएगा और वो अच्छे से काम करता है क्योंकि प्रोसेसर जो है वो AI हैंडल कर सकता है। साथ ही में आपको कुछ AI नोट्स वगैरह मिल जाते हैं अंदर, जहां पर आप समराइज कर सकते हैं, अपने वॉइस रिकॉर्ड को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ये सब फीचर्स हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड कीबोर्ड इंटीग्रेटेड फीचर्स मुझे देखने को नहीं मिलेगी। अब क्योंकि हम यूसेज की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो फोन रन करता है FunTouch OS 15 पर, जो कि Android 15 बेस्ड है। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रांड ने क्लेम किया है कि आपको 3 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। और ब्रांड का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी और हमें लगा कि इस फोन को लोग और चलाना चाहते हैं या इसमें एक और अपडेट की जरूरत है, तो शायद से वो फ्यूचर में एक्सटेंड इन अपडेट्स को कर सकते हैं। इस फोन का बैटरी बैकअप भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इस फोन में मिलती है आपको 6400 mAh की बैटरी और इस फोन का साइज अगर आप देखेंगे ना, जो थिकनेस है उसके हिसाब से 6400 mAh बैटरी साइज सुनना थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, बट ये बैटरी साइज जो है आपको अच्छा खासा बैकअप जो है ऑफर कर पाती है। नॉर्मल यूसेज में आपको लगभग 1.5 दिन का बैकअप ये बैटरी ऑफर कर पाएगी। और अगर मैं एग्जैक्ट यूसेज की बात करूं तो लगभग आधे घंटे के BGMI HDR गेम प्ले में इसने लगभग 6% बैटरी जो है कंज्यूम करी है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा बैकअप है। और ये फोन आराम से आपको 5 से 6 घंटे का BGMI गेम प्ले ऑफर कर सकता है। इस फोन का प्राइमरी कैमरा भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यह है Sony IMX882 और इस फोन से आप 4K at 60 FPS जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से। और साथ ही में जो फ्रंट कैमरा है ये भी अच्छी सेल्फीज निकाल कर दे देता है। तो अगर आप फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये आपके इस पर्पस को केटर कर पाता है। तो सारी अच्छी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे फोन में अच्छी नहीं लगी है। पहली चीज है कि फोन कंपैरेटिवली iQOO के फोन्स के मुकाबले जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कम ब्लोटवेयर ऑफर करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ एप्स हैं जो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं जिनको थोड़ा सा और कम किया जा सकता था। अगली चीज है इसका कैमरा। सो बैक में आपको 2 कैमरा मिलते हैं, एक है Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा जो है और नीचे मिलता है आपको एक 8 मेगापिक्सल का
अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ पर सोनी IMX882 जो है ना, ये काफी केपेबल सेंसर है, अच्छी फोटोज ले सकता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो है इस फोन की प्रोसेसिंग। ये फोटोज को कुछ ज्यादा ही प्रोसेस करता है, जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती है या फिर आई प्लीजिंग भी नहीं लगती है अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा एनहांस भी कर रहे हैं। HDR कई बार इधर जा रहा होता है, कई बार कलर्स बहुत ऑफ जा रहे होते हैं, कई बार आप इस कार की फोटो में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कलर्स कितने ऑफ हैं। और इस अल्ट्रा वाइड और मेन एंगल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम पत्तियों की इन फोटोज में कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगा कि केपेबल सेंसर है, लेकिन अपडेट्स की भी जरूरत है जिनसे इस कैमरा सेटअप को बेटर किया जा सकता है। दूसरी चीज जो है, यहाँ पर जो आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है ना, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। आपको अच्छी फोटोज अल्ट्रा वाइड सेंसर से तो नहीं मिल सकती हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं और आप देखेंगे कि फोटो में कहीं भी डिटेलिंग नहीं है। बैरल रोल तो छोड़ दीजिए, जो सेंटर में सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट फोकस में नहीं है। सो इस फोन का डिजाइन बेशक मुझे पसंद आया, लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में है वो है ड्यूरेबिलिटी को लेकर के। तो इस फोन में आपको मिलता है फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन का अब ग्लास। ये ग्लास मैंने लास्ट ईयर भी देखा था। अब इस ग्लास को लेकर के थोड़े से डाउट है मुझे, क्योंकि उतना ट्राइड एंड टेस्टेड जो है ऑन ग्राउंड अभी नहीं है, बहुत सारे फोन्स में देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दे दिया जाता, जो मोस्ट ऑफ द मिड रेंज फोन्स में अब देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ पर आपको मिलती है IP65 रेटिंग, जो अब तो शायद से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर IP68, IP69 बहुत आसानी से मिल जा रहा है। अगली चीज है कि आपको इस फोन में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन जो डिस्प्ले पे नॉर्मल यूसेज में जो भी आप करेंगे ना, वो 120 हर्ट्ज पर कैप किया हुआ है, मतलब कि उससे ऊपर नहीं जाएगी डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है, और उससे ज़्यादा आपको इन जनरल ज़रूरत होती भी नहीं है। ये सेलेक्टिव गेम्स जो हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे गेम्स जो हैं, जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती हैं, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करेगी। मतलब आपकी डिस्प्ले 144 हर्ट्ज पर जा तो सकती है, बट सेलेक्टिव गेम्स पर ही। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर iQOO Neo 9 Pro जो था, मानता हूँ कि ये उसका सक्सेसर नहीं है, बट इस फोन में आपको बड़ी बैटरी मिलती है, लगभग 6400 mAh की बैटरी है, जबकि लास्ट ईयर करीबन 5100-5200 mAh की बैटरी थी। वहां पर आपको मिलता था 120 वॉट का चार्जर, फ्लैश चार्जर। यहां पर आपको मिलता है 80 वॉट का चार्जर, जो मेरे हिसाब से एक डाउनग्रेड बोल सकते हो, क्योंकि बड़ी बैटरी है। 120 वॉट का चार्ज अगर होता तो ये जल्दी चार्ज हो जाता, लेकिन अभी इस फोन को लगभग 1.25 घंटे का समय जो है लग जाता है 1% टू 100% जाने में। और अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन बना रहे हैं तो वहां पर चार्जिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो बैटरी है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मेरे ख्याल से 120 वॉट जो है ज्यादा सेंस बनाता। तो सवाल ये है कि क्या आपको इस फोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस फोन में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी गेमिंग कर सके, आपका बजट 25 से 30 हजार रुपए है, यहाँ पर आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, जैसे कि Poco X7 Pro, वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। लेकिन जब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की, तो वहां पर स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू iQOO Neo 10R को लेकर के। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर बताना। इसका अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं किसी और फोन के साथ, वो भी आप मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।